नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत यादव और वेलकम टू दी लॉ डोजो। तो इससे पिछली वीडियो में हमने कवर किया था चार्टर एक्ट 1853। ठीक है। चार्टर एक्ट 1853 में हमने दो चेंजेस जो आए थे वो पहले देख लिए थे। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि चार्टर एक्ट 1833 में एक अटेम्प्ट किया गया था कि जो ओपन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं उन्हें लाया जाए, बट हुआ क्या कि चार्टर एक्ट 1853 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया किसे, ओपन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को। तो जैसा कि मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि दो टाइप की जॉब्स होती हैं, कोविनेटेड, अनकोविनेटेड। कोविनेटेड जो जॉब्स होती हैं वो अपर क्लास जॉब्स होती हैं जिसमें इंडियंस अलाउड नहीं थे। अनकोविनेटेड जॉब्स लोअर जॉब्स होती हैं जिसमें इंडियंस अलाउड थे, बट जो कोविनेटेड जॉब्स थी उसमें इंडियन अलाउड नहीं थे। तो जो इंडियंस हैं वो अब अपर क्लास की जो जॉब्स हैं उसमें भी अलाउड होंगे। ठीक है। तो हमने देखा था एक ये चेंज, उसके बाद हमने एक दूसरा चेंज देखा था कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जिसमें 4 मेंबर्स होंगे। 3 जनरल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स होंगे, जिसे आपकी जो एग्जीक्यूटिव जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो इलेक्ट करेंगे। ठीक है। और एक आपके लॉ ऑफिसर। ठीक है। टोटल 4 मेंबर। एक एक्स्ट्रा मेंबर था जो कि आपका कमांडर इन चीफ था। ठीक है। एक एक्स्ट्रा मेंबर कमांडर इन चीफ। ठीक है। तो ये 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, एक कमांडर इन चीफ और एक आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये टोटल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो चला रहे थे वो 6 मेंबर्स थे। अब हम देखते हैं। तो इससे पहले जो 6 ये मेंबर्स हैं यही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सारे फंक्शंस यही देखते थे, बट एट द एंड ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो इसके फंक्शंस अलग होने चाहिए और लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग होने चाहिए। तो अब इन्होंने एक 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि आपकी कैलकाटा में थी, एक सुप्रीम कोर्ट के जज, और इसके साथ आपके 4 मेंबर्स, एक मद्रास से, एक आपकी बॉम्बे से, एक बंगाल से और एक आगरा से। मैं आपके यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वो 4 मेंबर्स कौन कौन से होंगे। एक आगरा, एक मद्रास, एक बॉम्बे और एक बंगाल। तो ये 4 मेंबर आपके प्रोविंस से आए, एक आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो, और एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के और 6 मेंबर आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। ये 12 मेंबर एक मिनी पार्लियामेंट फॉर्म करेंगे इंडिया में। ठीक है। ये हमने देख लिया। अब उसके बाद एक चेंज और आया, वो ये कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली खत्म कर दी गई। अभी तक क्या था, उसकी जो मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली थी, वो खत्म कर दी गई। हुआ क्या कि जब चार्टर एक्ट दिया गया था क्वीन के द्वारा 1600 में, तो उस चार्टर एक्ट में ये मेंशन था कि ब्रिटेन से कोई और कंपनी वहाँ पे इंडिया पे जाके ट्रेड नहीं करेगी सिवाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो अब क्या हुआ कि अब जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी ये ट्रेड की मोनोपोली कंप्लीटली ख़त्म कर दी। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ग्राउंड रूल की, 1858 से 1947 तक। इससे पहले हमने देखा कंपनी रूल जो कि आपका 1773 से 1858 तक चला। तो किन कारणों से कंपनी रूल ख़त्म हुआ और किन कारणों से आपका क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला चेंज हमने जैसे कि देखा कि जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी,
उसे धीरे धीरे उसकी पावर्स जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन थी वो उसे कम करती जा रही थी, ठीक है। बट हुआ क्या, 1857 में इंडियंस ने एक रिवॉल्ट किया जिसको ब्रिटिशर्स ने सिपॉय म्यूटनी नाम दिया, और इंडियंस ने उसे फर्स्ट इंडिपेंडेंस की वॉर कहा। तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे वीडी सावरकर को, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने एक बुक लिखी थी, और उस बुक में पहली बार जो सिपॉय म्यूटनी अंग्रेज बोल रहे थे इस रिवोल्ट को, विनायक दामोदर सावरकर ने उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला। तो इंडियंस उसे एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए मानते हैं क्योंकि अभी आप देखेंगे कि अंग्रेज कुछ इंच दूर रह गए थे बस इंडिया को खोने से। जो इंडिया पे उनका पूरा साम्राज्य था उसे वो कैसे हार जाते, ठीक है। तो हम ज़्यादा डीप में इसे नहीं देखेंगे क्योंकि ये एक मॉडर्न इंडिया का पूरा पार्ट है जो कि आप मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे उसमें आपको कवर करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं कि जो रिवॉल्ट था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हुआ, उसके मेन कुछ कारण क्या थे। पहला, रिलीजियन। तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए उसका धर्म, उसका रिलीजन एक बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत पर्सनल स्पेस होल्ड करता है। अगर किसी व्यक्ति के धर्म पर या उसकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसको कोई चेंज करने की कोशिश करता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उसे तभी होती है। तो अंग्रेज़ों से सबसे ज़्यादा दिक्कत इंडियंस को तब होने लगी जब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के कल्चर को चेंज करने की कोशिश की। आपके जो मुस्लिम्स थे उन्हें भी, और जो आपके हिंदूज थे उन्हें भी। जो हिंदूज थे उनकी सती प्रथा को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की गई, और जो अंग्रेज़ थे उनके द्वारा सती प्रथा को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा चेंज ये लाया गया कि जो एजुकेशन थी उसमें चेंज लाए गए। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की। अब अंग्रेज इंग्लिश में ही पढ़ाना चाहते थे, और इंडिया को मॉडर्न बनाने के नाम पर वो अपनी जो बुक्स थी, जो अपनी हिस्ट्री थी, उसे इंडियंस को पढ़ाने लगे। तो मैं आपको बता दूं उस टाइम पे जो अंग्रेज थे उनका माइंडसेट ये था कि वो बोलते भी थे कि जो इंडियंस हैं वो वाइट मैन्स बर्डन है, हम जो लोग हैं वो उन पर कहीं ना कहीं बोझ हैं। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए वो इंडिया में आए हैं, वो हमें कहीं ना कहीं एक कल्चरल वैल्यू समझाने के लिए इंडिया में आए हैं, वो हमें एजुकेट करने के लिए आए हैं। तो ऐसा उन्हें लगता था, और इस चीज़ से कहीं ना कहीं जो हमारी एक हिस्ट्री थी कहीं ना कहीं उसे आहत पहुंचा और लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुए। तो एक तो ये रीज़न था। तो अंग्रेज़ थे वो कहीं ना कहीं लोगों के रिलीजन से खेल रहे थे, ठीक है। बैप्टिज़्म जो एक प्रथा थी उसमें आपके धर्म परिवर्तन करना इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, वो आपको कन्वर्ट करना लग गए थे। उसके बाद जो सोल्जर्स थे, तो जो सोल्जर्स थे उन्हें ये फोर्सफुली सी के थ्रू ट्रैवल करके दूसरी कंट्रीज़ में लेके जाते थे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हिंदूज़ के लिए एक ये मान्यता थी कि अगर आप समंदर पार करके किसी और देश में जाते हैं तो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस चीज़ को कहीं ना कहीं गांधी जी को भी फेस करना पड़ा था, नेहरू को भी फेस करना पड़ा था। तो इन चीज़ों के अवशेष आपको हिस्ट्री में बहुत से जो लीडर्स हैं उनकी बायोग्राफी में मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो कुछ प्रैक्टिसेस थी ना, ये कुछ मान्यताएं थी, कस्टम्स थे। वो ये मानते थे कि अगर हमारा जो इंसान है वो इस समंदर को पार करके किसी और कंट्री में जा रहा है तो उसकी जो मेंटेलिटी है वो चेंज हो जाएगी, और हम नहीं चाहते थे कि हमारे जो कल्चर हैं वो डाइल्यूट हों। बट अंग्रेज क्या कर रहे थे, वो अब हमारे कल्चर को डाइल्यूट कर रहे थे। दूसरा जो दिक्कत थी वो ये थी कि अंग्रेजों ने क्या किया कि एक न्यूज़ फैली उस टाइम पर कि जो कार्टेज हैं वो आपके पोर्क से बने हैं और गाय के मांस से बने हैं। तो जो पोर्क है, जो सूअर का मांस होता है, वो आपके मुस्लिम्स में हराम माना जाता है। जो मुस्लिम्स हैं वो उसे हराम मानते हैं, वो उसे नहीं कंज्यूम करते हैं। ऐसे ही हिंदूज़ में गाय का मांस प्रोहिबिटेड है, ठीक है। गाय का मांस हिंदूज़ कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारी रिलीजियस सेंटीमेंट से जुड़ी हुई चीज़ है। तो जब ये चीज़ हुई तो मेरठ में एक सोल्जर जिसका नाम था मंगल पांडे, उसने स्टार्टिंग की किसकी, रिवोल्ट ऑफ 1857 की, ठीक है। एक और जो मेन कारण था वो था आपका
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस। अब दिक्कत क्या थी कि जो लोग प्यार से अंग्रेजों से मिल जाते थे, अलायंस बना लेते थे, उन्हें ये धीरे धीरे टॉर्चर करते थे, उनसे पैसे मांगते थे। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक राजा था, बंगाल का एक राजा था, मीर जाफर। उसका सन इन लॉ था मीर कासिम। तो जो मीर कासिम था ना, उसने अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया और उन्हें सपोर्ट किया बैटल ऑफ प्लासी में। और हुआ क्या कि जब अंग्रेज बैटल ऑफ प्लासी जीत गए, उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस स्थापित किया। किसके साथ? मीर कासिम के साथ। मीर कासिम के साथ जब उन्होंने सब्सिडरी अलायंस स्थापित किया, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, उसके बाद वो धीरे धीरे टॉर्चर करने लगे मीर कासिम को, और पैसा दो और पैसा दो और पैसा दो। एट द एंड मीर कासिम फ्रस्ट्रेट होकर क्या किया, मीर कासिम को भी वॉर करनी ही पड़ी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप प्यार से अंग्रेज़ों के साथ सब्सिडरी अलायंस स्थापित कर लेते हैं तो अंग्रेज आपको धीरे धीरे टॉर्चर करने लगे। लेकिन अगर आप प्यार से नहीं मानते हैं तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी टेक्टिक्स को यूज़ करके आपकी जो सल्तनत है उसे सीज कर लेते थे। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हुआ क्या, आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। अंग्रेजों को समझ आ गया कि वो 1857 के रिवॉल्ट को सप्रेस तो कर दिए, लेकिन तो जो इंडिया है उसे हारने से भी वो केवल और केवल इंचेस ही दूर थे। तो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है अब वो क्या करेगी, वो टॉफी देगी इंडियंस को। ये प्रिटेंड करेगी कि अभी तक जो हो रहा था वो सारी की सारी गलती किसकी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और हम अच्छे हैं, हम आपके साथ अच्छा करेंगे। अब ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया में क्या करेगी, पहली जो मैंने आपको बताया था गवर्नर ऑफ इंडिया की एक पोस्ट बनाई, गवर्नर ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दी गई थी, उसे ख़त्म करके वाइसरॉय की पोस्ट बनाई जाएगी। ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी, VICE। तो जो अंग्रेज थे अब वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट हटाकर वाइसरॉय की पोस्ट बना देंगे। इसमें आपका C के बाद E आएगा। ये स्पेलिंग मिस्टेक मैं आपको सही कर देता हूँ, VICEROY, वाइसरॉय की पोस्ट बना दी जाएगी। उसके बाद डबल गवर्नमेंट का सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाई थी और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था। अब ये इन दोनों को फिनिश करके ये आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाएंगे, जिसमें आपके मेंबर होंगे 15, जो कि एज अ बॉडी कॉपरेट काम करेगा। एज अ बॉडी कॉपरेट मतलब कि जो SOS है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये कैन बी स्यू और कैन स्यू। अब ये आप पर केस भी कर सकता है और आप इससे भी केस कर सकते हैं। अब ये जवाबदेही इसकी बनती है। ठीक है, अब ये जो जवाबदेही का मेथड आया, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने 1858 के जो एक्ट है इसे गुड गवर्नमेंट कह के अपने आप को डिनोट किया इसमें। तो अब जो ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसने इस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को एज अ गुड गवर्नमेंट मतलब इंट्रोड्यूस किया। गुड गवर्नमेंट इन द सेंस, अब वो ये दिखाना चाहेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, वो आपकी भलाई के लिए काम करेगी, वो आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएगी। अब ये धीरे धीरे इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन की बात करने लगेंगे, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे। ठीक है, अब जो ये पूरा एक्ट आया इसमें एक चीज़ मेन थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होगा। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ये दिखा दिया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो चुकी है फेल। ठीक है, जो इंडिया में जो ये रिवॉल्ट हुआ उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी किस पे डाल दी गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कर दिया गया पूरी तरीके से ख़त्म। अब क्या होगा कि अब जो इंडियंस थे उनमें एक कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो गया। उनको ये लगने लगा कि अब होगा क्या, हम लोगों का क्या होगा, क्या हम आज़ाद हैं, क्या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अभी भी हम पे राज करेगी, या कोई और हम पे आके अब राज करने वाला है। तो जो बहुत से ब्रिटिशर्स के लिए जॉब कर रहे थे जो इंडियंस, उनके दिमाग में एक सवाल था कि अब हम जॉब किसके लिए कर रहे हैं,
कि जो हमारी जॉब है वो कंटिन्यू करेगी या फिर वो ख़त्म हो चुकी है। तो उसको क्लियर करने के लिए जो वॉइसरॉय बने पहले, लॉर्ड कैनिंग, वो क्या करेंगे, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार लगाएंगे। उस दरबार में क्या होगा, उस दरबार में आपके जितने भी प्रिंसली स्टेट्स और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सब आएंगे, और जो लॉर्ड कैनिंग है वो समझाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को। वो जो एक प्रोक्लेमेशन आया, जो ये दरबार था उसमें एक प्रोक्लेमेशन सुनाया गया, उस प्रोक्लेमेशन को बोला गया क्वींस प्रोक्लेमेशन। अब सबसे मेन चीज़ क्या सुनाई गई, जो मैंने आपको बताया कि इसमें एक्ट में वो टॉफ़ी देंगे। टॉफ़ी क्या, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे कर दिया गया ख़त्म। ठीक है, अब क्या होगा, अब कोई एनेक्सेशन नहीं होगा, अब आपकी प्रॉपर्टी आप होल्ड करेंगे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ख़त्म हो चुकी, अब जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो आपकी प्रॉपर्टी एनेक्स नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने समझ लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को। तो चलिए अब हम इसे एक बार समराइज कर लेते हैं और समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या चेंजेस लाए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में सबसे पहला चेंज लाया गया कि जो गवर्नर ऑफ इंडिया की पोस्ट थी उसे खत्म करके वायसरॉय की पोस्ट बना दी गई। ठीक है, दूसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। ठीक है, तीसरा, जो डबल गवर्नमेंट थी उसे खत्म करके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पोस्ट थी उन्हें भी खत्म कर दिया गया। उसकी जगह एक नई पोस्ट बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जिसमें 15 मेंबर होंगे। वो 15 मेंबर की जो काउंसिल होगी वो एक एज अ बॉडी कॉपरेट काम करेगी, जिसमें आप उस पर केस कर भी सकते हैं और वो भी आप पे केस कर सकती है। एज इन ये शो करता था कि वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्थापित कर रहे हैं। जो एसओएस होगा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट होल्ड करेगा ब्रिटेन की गवर्नमेंट में। ठीक है, तो अब ये जिम्मेदारी सारी की सारी इंडिया की वो किसके पास पहुंच चुकी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। जो अब जो वाइसरॉय है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे नहीं, डायरेक्टली ब्रिटेन की गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।